चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 44A(b). प्रैक्टिकली ये सेक्शंस बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, रेलेवेंट है, और बिजनेस एंटिटीज को हर साल ये सेक्शंस को एक बार समझना पड़ता है, तो थोड़ा नॉलेज पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसा है कि आपको पता होनी चाहिए। आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, सेक्शंस नहीं पता है तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी नॉलेज पर्पज से। देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पे बोला है कंपलसरी ऑडिटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करवाना। अब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको हायर करना पड़ेगा, वो आएंगे, आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करेंगे, क्लेरिकल एरर्स वेरीफाई करेंगे, ठीक करेंगे, रेक्टिफिकेशन करवाएंगे, और एक रिपोर्ट बना के देंगे कि आपके अकाउंट्स कितने जेन्युइन है, कितने फेयर है। दैट इज बेसिकली ऑडिटिंग। तो इसमें इनकम टैक्स के, कंपनी लॉ के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो वेरीफाई होते हैं। और जैसे अपन अभी डेप्रिसिएशन के रेट्स और वो सब पढ़ रहे थे, तो सही रेट पे आपने सब कुछ कैलकुलेट किया है कि नहीं, सरकार तक सही टैक्स पहुंच रहा है कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट से वो बात क्लियर हो जाती है। वैसा है। अब क्या हर एक बिजनेस एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एवरी ईयर ऑडिट करवाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके एनुअल टर्नओवर पे। अगर आपका टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब नंबर से ज्यादा है तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एवरी ईयर या उस ईयर के लिए ऑडिट करवाना नेसेसरी है। लेकिन अगर उस लिमिट से कम टर्नओवर है तो आप ऑडिट नहीं करवाओगे तो भी चलेगा। बात समझ आ रही? अब वो लिमिट्स क्या है वो हमें यहाँ पे समझ नहीं, तो देख लो, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, पर्सन में सब आ गए, इंडिविजुअल से लेके कंपनी तक। इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। इसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। कंपनी वाले केस में क्राइटेरिया अलग हो जाता है। आप पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, इनको गिन लो, कंपनी को मत गिनो, बिकॉज कंपनी का टर्नओवर कितना भी हो ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है। इंडिविजुअल्स के लिए ये वाला सिनारियो है, तो आप इंडिविजुअल्स के नाम से इसको ध्यान रखना, वो सही रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कोई भी पर्सन हो जो अपना बिजनेस कर रहा है, अगर उसका टोटल सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट जो भी है उसके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाए तो उसके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी हो सकता है। बट इसमें अभी प्रोविजोज हैं, तो कंक्लूजन पे मत आना। प्रोविजो में क्या बोला है वो देख लो। प्रोवाइडेड दैट in the case of a person whose aggregate of all amounts received including amount received for the sales, turnover or receipt during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount, and aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment. This clause shall have the effect as if for the words 1 crore the words 10 crore rupees has been substituted. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने लैंग्वेज जो एक्ट की है वो आपको रीड करवाई। जस्ट बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस है, पूरे साल का सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट जो भी आपका आता है, अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो तो डिपार्टमेंट बोलता है भाई 44AB में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग कंपलसरी। बाहर से एक सीए को बुलाओ, चेक करवाओ और उसकी रिपोर्ट अटैच करो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। लेकिन हम इसमें आपको एक एग्जेम्पशन दे रहे हैं। एग्जेम्पशन ये दे रहे हैं कि अगर आपका सेल, टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन आपका सारा पेमेंट जो है ना वो नॉन कैश में आता है, पक्के का काम करते हो, कैश नहीं लेते, बोले सर जो भी पेमेंट आता है या तो चेक से आता है या ऑनलाइन आता है या क्यूआर कोड स्कैन करके लोग भेज देते हैं, हम लोग कैश नहीं कलेक्ट करते। अगर पेमेंट का मोड ही वैसा है, और जो एक्सपेंसेस आप करते हो वो भी मेजोरिटी नॉन कैश में, कैश में खर्चा नहीं करते, तो बोले आपकी ऑडिट लिमिट हम बढ़ा देंगे। 1 करोड़ से बढ़ा के कितनी कर देंगे? 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर अगर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं। बट कंडीशन क्या है? कैश ट्रांजैक्शंस आपके टोटल ट्रांजैक्शन के 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सपोज आपने पूरे साल में 6 करोड़ रुपए का सेल किया, तो 6 करोड़ में से 95% पेमेंट पक्के में रिसीव होना चाहिए नॉन कैश में, 5% तक कैश में चलेगा। जो खर्चे आप करते हो बिजनेस के वो भी 95% आपको नॉन कैश में पे करने पड़ेंगे, 5% तक कैश एक्सपेंस चलेगा। तो अगर आपने दोनों रेशियोज मेंटेन किए हैं तो फिर आपकी ऑडिट लिमिट जो है 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि 9,99,999 होगा ना, वहां तक आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया तो फिर आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा इन दैट कंडीशन। वैसा है, तो ये खास ध्यान रखना। तो 1 करोड़ रुपए तक नो ऑडिटिंग, 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके कैश ट्रांजेक्शन 5% से कम है तो 10 करोड़ तक कोई ऑडिट मत कराओ। 10 करोड़ से 1 रुपए ऊपर चला गया तो ऑडिट कराना पड़ेगा, एक्सीडिंग 10 करोड़। वैसा बात समझ आ रही? तो ऑडिट करवाना ना करवाना इसमें क्या इतना फर्क पड़ता है? एक तो सीए की फीस देनी पड़ती, और ऑडिट कराओगे ना तो एक एक एंट्री चेक करेगा,
फिर वो ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा, फिर वो सारी रिपोर्ट इनकम टैक्स के पास जाएगी, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाती। और बिजनेसमैन थोड़ा कम प्रेफर करता है सबके, हर चीज जाके इनकम टैक्स में डेटा सबमिट करना क्या जरूरत है। तो ऑडिट लिमिट के अंदर रहने में ही थोड़ी सी भलाई होती है, ऐसा एसएससी को लगता है। कोई चोरी नहीं है, अगर आप फेयर ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, पर ऑडिट में थोड़ा सा कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं टाइम भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो बोला ठीक है ना, आप पक्के के ट्रांजेक्शन ज्यादा करो। देखो लॉजिकल है, जो कैश में ट्रांजेक्शन कम कर रहा है 95% नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो उसके ट्रांजेक्शन तो बैंक में दिख ही रहे होंगे, तो क्या छुपा लेगा, कितना चोरी कर लेगा, तो चोरी का स्कोप वैसे ही कम हो गया। तो उससे ऑडिट नहीं भी करवाएंगे तो एक बार चलेगा, क्योंकि उसके अकाउंट्स मेजोरिटी तो फेयर व्यू दे ही देंगे। लेकिन जिसके कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा है वहां ना वो झोलझाल करने का स्कोप ज्यादा है, तो फिर बोला उसको, बोला तू 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो भाई ऑडिट करा ले, वैसा। अब तेरी चॉइस है, तुझे क्या करना है वैसा। बोलो क्राइटेरिया समझ आया, कोई कंफ्यूजन इसमें, चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़े। प्रोवाइडेड में देखो क्या बोला है, that for the purpose of this clause the payment or receipt as the case may be by a check drawn on a bank or by a bank draft which is not account pay shall be deemed to be the payment or receipt as the case may be in cash। ये बात अपन कर चुके हैं, अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक और बेरर चेक। तो अकाउंट पे चेक जो है वही अलाउड है, क्रॉस चेक तो क्या किसी के भी अकाउंट में चला जाएगा, बेरर चेक तो कोई भी एनकैश करा लेगा, तो उसको यहाँ पे अपने पेमेंट जो है वो कैश में ही मानेंगे अगर बेरर चेक या क्रॉस चेक है तो चेक वाले केस में प्योरली अकाउंट पे ही चेक इज वैलिड, अदरवाइज इट इज कैश, ये मान के चलना है। चलो नेक्स्ट, बी पॉइंट में कंडीशन अलग है। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, ऊपर था बिजनेस, यहाँ है प्रोफेशन। अगर कोई प्रोफेशनल है और उसकी ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल में 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। मैं प्रोफेशनल हूँ, इस कैटेगरी में आता हूँ, तो अगर मेरा पूरे साल का ग्रॉस रिसीट 50 लाख रुपए से ऊपर हो गया तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपलसरीली ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। बिजनेस वालों के लिए लिमिट 1 करोड़ है। फिर देखो सी पॉइंट में वापस से वो प्रिजम्पटिव इनकम वाले सेक्शन आ गए, 44AE, 44AD, 44ADA, ये सारे आपको आगे मैं समझाने ही वाला हूँ। तो आई थिंक एक बार वो अपने सेक्शन पे जाएंगे ना, फिर ही इसको रेफर करेंगे वापस तो अच्छा रहेगा, ये तो अभी वो कंफ्यूजिंग लगेगा, अगला सेक्शन वही लेना है। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। तो ऑडिट करवाना किन के लिए कंपलसरी है वो क्लियर, ये सब पेंडिंग पॉइंट्स पे वापस लेके आऊंगा, उसका टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सीधा, क्योंकि अभी जितने बीच में पॉइंट्स बचे हैं वो बाद में ही समझ आएंगे। पेज 128 पे आओ। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 44AD, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वाइडली यूज्ड सेक्शंस। प्रैक्टिस में इस सेक्शन का इतने साल से बहुत ही ज्यादा यूज होता हुआ आया है, तो पॉपुलर सेक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में, वैसा है। और 44AD एग्जैक्टली है क्या, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस का प्रिज्यूम करने का मतलब मान लिया जाएगा, पहले से मान लिया जाएगा कि ऐसा ही है। अब यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आपको एक ऑप्शन ये दिया जाएगा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मत करो चलेगा, ऑडिट मत करवाओ चलेगा, सिंपली आप मान लो कि आपने इतना पैसा कमाया, मतलब आपका जो टर्नओवर है ना उसका इतना परसेंट आपकी पीजीबीपी इनकम हम अज्यूम कर लेंगे, परसेंटेज है 8%, ठीक है। तो प्रिजम्पशन की बात यहाँ पे हो रही है कि एक लिमिट में अगर आपका टोटल टर्नओवर है पूरे साल का तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये सेक्शन यूज कर सकते हो। सेक्शन यूज करने का फायदा क्या होगा, एक्चुअल डेटा देने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है वो नहीं पूछ रहे, लेकिन जितना हम मिनिमम बोल रहे हैं उतना आपको अग्री करना पड़ेगा, और मिनिमम का क्राइटेरिया है 8%। तो आपका जितना टर्नओवर है पूरे साल का उसका 8% इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, समझ आ गया। तो पीजीबीपी के पूरे हेड में जो इतना कैलकुलेशन होता है ना सारा स्किप हो गया, बात समझ आ रही। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है 44AD में, ऑप्शनल सेक्शन है, ये आपको खास ध्यान रख के चलना है। तो जो भी लोग एलिजिबल बिजनेस में कवर्ड है वो अपने टोटल टर्नओवर का 8% जो है वो इनकम मान के चल सकते हैं, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब इसमें भी एक और प्रोविजो वो लोग लेके आ गए, अब वो प्रोविजो क्या है वो समझो। प्रोविजो में ऐसा बोला कि जो 8% अज्यूम करने की बात हो रही है ना, ये 8% को हम और रिड्यूस करके 6% कर देंगे,
तो आपकी बचत होगी। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है कि आपको पेमेंट जो है ना वो नॉन कैश में लेना पड़ेगा, अकाउंट पे ही, चेक, IMPS, NEFT, RTGS वैसा। तो 6% का क्राइटेरिया लगेगा और आपके लिए सस्ता हो जाएगा वैसा। बोलो, बात समझ आ रही? अब ये 44AD किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? क्या सबको मिलेगा? तो ऐसा है नहीं, इसमें भी टर्नओवर की एक लिमिट है। टर्नओवर की जो पुरानी लिमिट थी वो थी 2 करोड़ रुपए। यहाँ पे कहीं इन्होंने कोट किया हुआ है वो चीज? हाँ, वो एलिजिबल बिजनेस वाले में लिखा हुआ है। देखो मैं आपको रिलेट करा देता हूँ इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। जो फर्स्ट सब सेक्शन 1 अपन पढ़ रहे हैं ना, वो वहां से स्टार्ट करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन द गिवन सेक्शंस, इन केस ऑफ एन एलिजिबल बिजनेस और इन केस ऑफ एन एलिजिबल असेसी एंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस, वैसा लिखा हुआ है। अब एलिजिबल बिजनेस मतलब क्या, कौन कवर होता है? नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसमें बताया हुआ है एलिजिबल असेसी कौन है और एलिजिबल बिजनेस क्या होता है। मिला? उसमें से रिलेट करो। एलिजिबल असेसी का मतलब या तो वो इंडिविजुअल हो सकता है, या HUF हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो रेसिडेंट हो, बट LLP यहाँ पे कवर नहीं होती। एंड हु हैज नॉट क्लेम डिडक्शंस अंडर द गिवन सेक्शंस। ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल असेसी है फॉर दिस सेक्शन। तो इसमें कंपनीज और LLPs कवर नहीं होती। 44AD इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स, नॉट फॉर LLPs एंड कंपनीज। पता चला? ये खास ध्यान रखना। इसमें भी रेसिडेंट्स बोला हुआ है। इंडिविजुअल HUF में आपको पता है ना रेसिडेंट वाला क्राइटेरिया होता है, वही बात हो रही। पार्टनरशिप फर्म में भी होता है, जो फर्म इंडिया से कंट्रोल हो रही है, होल्डली और पार्टली मैनेज फ्रॉम इंडिया, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होगा जो अपन ने पहले देखा हुआ है। एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या? एनी बिजनेस एक्सेप्ट 44AE एंड हुज टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ ₹2 करोड़। तो यहाँ पे कौन लोग 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं? जिनका टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। बट इसमें अमेंडमेंट आ गया, वो 2 करोड़ को हाईलाइट करने से पहले नीचे अमेंडमेंट देख लेना। अमेंडमेंट में एक प्रोविजो है। प्रोविजो में ऐसा बोला है कि अगर आपका जो कैश वाला खर्चा है, जो कैश वाली इनकम है, वो 5% से ज्यादा नहीं है, तो 2 करोड़ रुपए के बदले लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 करोड़। बट हर केस में 3 करोड़ थोड़ी होगी, ये तो कंडीशनल है ना। नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है? 2 करोड़ वाला। इन शॉर्ट, अगर आपका टर्नओवर पूरे साल का 2 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करता है, तो आप 44AD चाहो तो यूज कर सकते हो। और इसमें भी एक और आपको बेनिफिट दे दिया कि भाई अगर आप 5% से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, तो ये लिमिट 2 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 करोड़। सिंपल मतलब ये हो गया कि अप टू 3 करोड़ ऑफ योर टर्नओवर यू कैन क्लेम 44AD, बट ऑन अ कंडीशन कि आपके कैश ट्रांजेक्शन 5% से कम होने चाहिए, ऐसा है। तो नॉर्मल लिमिट 2 करोड़ और स्पेशल लिमिट कितनी? 3 करोड़। बात समझे? जैसे पीछे नहीं था 1 करोड़ के सामने स्पेशल लिमिट 10 करोड़ कर दी थी, ऑडिट लिमिट, तो वैसे यहाँ पे भी 2 के बदले 3 करोड़ कर दी। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बात समझ आ रही? क्लियर हुआ कुछ? तो 44AD अभी तक ओवरऑल बोल क्या रहा है कि भाई अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है पूरे साल का, और आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और आप रेसिडेंट हो, तो आप चाहो तो प्रिजम्पटिव इनकम वाली स्कीम में जा सकते हो। प्रिजम्पटिव इनकम आपको ये बोलती है कि आप एक्चुअल अकाउंट्स मत शो करो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है मत बताओ, लेकिन हम जितना मिनिमम बोल रहे हैं उतना मान लो। मिनिमम प्रॉफिट कितना मानने को बोला गया? 8%। 8% किसका? आपके टर्नओवर का। गिनेंगे कैसे वो भी देख लो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इन्होंने बोला है कि टर्नओवर जो है ना वो आपका 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, अप टू 2 करोड़ चलेगा। तो हम इसी के विद इन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो एक्चुअल टर्नओवर है मान लो वो 1.5 CR है, ये अज्यूम कर लेते हैं, तो टेक्निकली 44AD में आप आ सकते हो। आप इंडिविजुअल असेसी हो, रेसिडेंट भी हो, वो सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अब अगर आप 44AD क्लेम करते हो तो आपकी इनकम फ्रॉम PGBP कितनी मानी जाएगी? इसका 8%। समझ आया? कितना होता है वो? 12 लाख रुपए होगा, आप गिन के देख लो। 8% यहाँ पे होगा 12 लाख रुपीज। तो दिस इज योर PGBP इनकम, सीधा। तो PGBP के हेड में वो सेक्शन 28 से लेके 37 तक कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं।
सीधा सीधा आपकी पीजीबीपी इनकम आपके कंप्यूटेशन में 5 हेड्स की इनकम में 12 लाख रुपए आ जाएगी। बाकी हेड्स प्लस कर दो, फिर आपका जो सेट ऑफ है, क्लबिंग है, डिडक्शन है, वो सब बाद में ले लो और फिर टोटल इनकम पे आ जाओ। ये बात समझ आई, क्लियर हो? अब इसमें इन्होंने एक और चीज बोली कि भाई ये जो आपका टर्नओवर है 1.5 CR, अगर आपने इसमें जो भी पैसे हैं वो नॉन कैश में लिए, पक्के में लिए, ऑनलाइन या चेक के थ्रू, तो उसमें हम आपको और बेनिफिट दे देंगे कि 8% के बदले 6% हो जाएगा। तो बोले सर मैंने कुछ कैश में कलेक्शन किया है और कुछ चेक से किया, अब कैसे करूं? बोले इसको डिवाइड कर दो, सिंपल डिवीजन कर देते हैं। 1 CR जो है वो आपने ऑनलाइन कलेक्ट किया, सारा पेमेंट ऑनलाइन या चेक से, और जो 50 लाख रुपीज है वो आपने कलेक्ट किया कैश में। सपोज ये सिनारियो है और आप 4480 यूज करते हो, तो कैलकुलेशन पीजीबीपी का कैसे होगा? तो जितना भी ऑनलाइन है ना उस पे, सॉरी, ऑनलाइन वाले पे लग जाएगा 6% और कैश वाले पे 8%, दो पार्ट में गिनना पड़ेगा। अब इसका 6% गिनोगे तो कितना होगा? 6 लाख होगा, और 50 लाख का 8% गिनोगे तो कितना होगा? 4 लाख होगा। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। दिस इज योर पीजीबीपी इनकम। ऐसे ही गिनना पड़ेगा, ध्यान रखना है। समझ आ रहा है कैसे अप्लाई करना है? तो ये सब कैलकुलेशंस रियल केस में हर साल होते हैं और उसके बेसिस पे ही लोग अपना टैक्स लायबिलिटी जो है डिसाइड करते हैं। तो ये समझना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। बोलो, समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिस इज 4480। अब इसमें ये जो 2 करोड़ की लिमिट है, ये 2 करोड़ की लिमिट पे एक स्टार मार्क लगा रहा हूं, प्रोविजो है। उन्होंने बोला ये 2 करोड़ की लिमिट हो जाएगी 3 करोड़। अप टू 3 करोड़ यू आर एलिजिबल फॉर 4480, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस? कैश कलेक्शन जो है टर्नओवर में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको 3 करोड़ की लिमिट मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि आपका तो 50% कैश है, या टोटल में से देखोगे तो 1/3 तो कैश में आ रहा है। बट उन्होंने बोला टोटल टर्नओवर का अप टू 5% अगर कैश में है और 95% नॉन कैश है, तो आप 2 से 3 करोड़ के बीच में भी अगर आपका टर्नओवर हो तो भी आप 4480 का फायदा ले सकते हो। बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 2 करोड़ से ऊपर जाते ही 4480 से आप बाहर हो जाओगे। ये बातें समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? अब ये पीछे ना 44AB से रिलेट भी कराऊंगा, इसलिए ये पहले ठीक से समझो, तो फिर मिक्स हो जाएगा। चलिए, अब इसमें और चीजें कंडीशन वाइज में समझा दूं क्या हो रहा है। 44AD ये जो सेक्शन है, लोग पहले खेलते थे इसके साथ हर साल। मतलब 44AD में आप इस साल आ गए, अगले साल फिर बाहर निकल गए, ऑप्शनल स्कीम है, इट इज योर कॉल। तो लोग क्या करते हैं, देखो अकाउंट्स तो हर कोई मेंटेन करता है, बिना अकाउंट्स मेंटेन किए किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, पता कैसे चलेगा? तो ऑब्वियसली लोग मेंटेन करते हैं। साल के एंड में लोग एनालिसिस करते थे कि भाई मेरा पीजीबीपी से जो परसेंटेज प्रॉफिट है, इनकम है, वो कितनी आ रही है? बोले सर 11% आ रही है। बोले छोड़ो 4480 में 8% ले लेते हैं, बचत हो रही है। फिर बोले सर 5% आ रही है। तो बोले 4480 में नहीं जाएंगे, अकाउंट्स दिखा देंगे। तो एक साल अकाउंट्स दिखाते हैं, एक साल नहीं दिखाते। डिपार्टमेंट बोले यार ये तो फिर फायदा उठाने वाली चीजें हो रही है, बहुत साल से चल रहा था ये। अब इन्होंने रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोला अगर आप 4480 में एक बार आते हो तो 5 साल तक आपको 4480 में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 4480 से एग्जिट कर सकते हो। इसका मतलब एक बार आप 4480 की स्कीम में आए, 8% प्रिजम्पटिव इनकम, तो आपको अगले 5 साल तक मिनिमम 8% तो इनकम माननी ही पड़ेगी। फिर आप थर्ड ईयर में बोलते हो नहीं नहीं मेरी इनकम तो 8% है ही नहीं, ठीक है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दो। अच्छा, ऑडिट करवा के दिखाना, ये फिर कंडीशन आ जाती है जो पीछे वाले पॉइंट में थी। बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर तो हम मान लेंगे, बट क्योंकि आप बीच में से 4480 से एग्जिट किए हो, अब आप 4480 में वापस नहीं आ पाओगे कभी। अब हर साल अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे और हर साल आपको रिकॉर्ड जो है बताने ही पड़ेंगे। बात समझ आई? तो ये वन वे स्कीम है, एक बार आए ना 5 साल तक रहना पड़ेगा। 5 साल से पहले एग्जिट कर गए, दोबारा कभी मत आना। समझ आए? तो इस स्कीम को इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बना दिया कि इसका फिर ऐसा मैनिपुलेशन के लिए आप मिसयूज ना करो, कभी यूज किया कभी नहीं किया, एक साल यूज किया एक साल नहीं किया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो 5 ईयर्स वाली कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। देखो जो 4th वाला पॉइंट है उसमें बात लिखी हुई। थियोरेटिकली भी चीजें क्लियर होती जाएंगी वैसे।
नहीं नहीं, हर साल के टर्नओवर पे परसेंटेज वही रहेगा। टर्नओवर तो आपका जो ईयर का होगा उस हिसाब से लेना पड़ेगा। टर्नओवर एक्सीड हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप 4480 से बाहर तो बाय डिफॉल्ट ही हो गए, तो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर टर्नओवर उस लिमिट में है तो फिर आपको कंपलसरी 4480 में ही रहना पड़ेगा वैसा। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं नंबर्स के बेसिस पे, वैसा हो गया। अब देखो बात कैसे रिलेट होगी वो समझो। यहाँ तक तो समझ आई, कंडीशन क्लियर हो रही। अब पीछे अपन ने 44AB देखा, वो क्या बात कर रहा था, ऑडिट करवाने की। और 44AD क्या बोल रहा है, प्रिजम्पटिव इनकम, अकाउंट्स मेंटेन मत करो चलेगा। अब इसमें ना थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो ओवरलैपिंग है। हाँ, जो ड्यूरेशन है वो ओवरलैपिंग है, और कैसे वो समझना, या नंबर्स के बेसिस पे अगर मैं बात कर लूं। ये सब नंबर्स हमने अभी कुछ देखे सेक्शंस में, वैसा था। अब ये जो 0 to 1 CR वाला है, इसमें आपको ऑडिट करवाने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, 44AD अगर आप क्लेम करना चाहो कर सकते हो, एलिजिबल हो। 1 करोड़ से ऊपर जाते ही ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है, यही बात हो रही थी। लेकिन ये जो रेंज है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। इस रेंज में आप 44AD के लिए भी तो एलिजिबल हो कि नहीं, 2 करोड़ तक। तो अगर आपने यहाँ पे 1 से 2 करोड़ की रेंज में 44AD ऑप्ट किया तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा क्या? दोनों चीजें साथ में हो सकती है? कैसे होगा? फिर जब 44AD ही ऑप्ट कर लिया तो मैं तो यही क्लेम कर रहा हूँ कि मैं तो अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए। अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो ऑडिट कहाँ से आएगा? तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो 44AD वाला जो प्रोविजन है, अगर कोई फॉलो कर रहा है इन दिस रेंज, तो उसको फिर ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। ये जो बात है ना कि इफ 44AD इज एप्लीकेबल देन ऑडिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यही बात वो 44AB में उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी। जो पॉइंट्स अपन पीछे पेंडिंग छोड़ के आए थे उसमें यही बात लिखी हुई थी। बट आपको 44AD नहीं पता था तो मैं वहां से क्या रिलेट करा था। अब वो सेक्शन में आप देखोगे ना, 44AB वाला सेक्शन अपना पेज 126 पे, उसमें आपको जो C, D और E पॉइंट्स दिख रहे हैं उसका क्रक्स ये है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। बात समझ आ रही? भले आप लैंग्वेज टू लैंग्वेज वर्ड टू वर्ड ना पढ़ो, वो तो डायरेक्ट की लैंग्वेज है इसीलिए, बट उन सारे क्लॉजेस का ये आउटकम है कि भाई जहां पे हम प्रिजम्पटिव इनकम में जाते हैं और जा सकते हैं, वहां ऑडिट करवाना तो कंपलसरी हो ही नहीं सकता। तो जहां वो दोनों प्रोविजंस आपस में टकरा रहे हैं तो ओवरराइड कौन करेगा? 44AD ओवरराइड करेगा। और 44AD ओवरराइड करेगा, ये बात 44AD में भी लिखी हुई है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। वो शुरू ही वहीं से होता है कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन आपको समझनी है। बोलो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब किसी के लिए 44AD की लिमिट है अप टू 3 करोड़, हमने देखा था 5% कैश वाले, तो उसके लिए ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। बात समझे? अब आपको रिलेट हो गया होगा, जहां 44AD अलाउड है वहां ऑडिट कंपलसरी नहीं हो सकता। बस ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। बोलो कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? तो आपको ऐसे लिखना है तो आप इसको नोट करके रख सकते हो, इजी हो जाएगा। एग्जाम के दिन ये पूरा सेक्शन इसी तरीके से आपको पढ़ के याद करके जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको हर एक क्लॉज का मतलब अपनी भाषा में समझ आना चाहिए, एप्लीकेशन बेसिस पे, दैट इज इनफ। तो ये ऐसा टाइमलाइन आप बना के रख सकते हो। और जो लोग 10 करोड़ तक ऑडिट लिमिट के बाहर है, यहाँ तक क्योंकि वो सारा ट्रांजैक्शन जो है नॉन कैश में करते हैं, उनको तो ये सबसे फिर कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, क्योंकि 10 करोड़ तक ऑडिट ही नहीं कराना है। तो 44AD में जाओ नहीं जाओ तो फिर अलग पॉइंट हो गया। ऐसा इसको ड्रॉ कर लो, लिख लो, फिर देखते हैं। चलिए, कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक? अब कुछ क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? तो 44AD के साथ 44AB कैसे रिलेट कराना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड मत जाना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स थे ना लास्ट ईयर, तो मैंने पूरा सेक्शन जो एक्ट में है एज इट इज रखा हुआ है, ताकि कुछ इंटरप्रिटेशन करना है तो अपने कर सके। बाकी सारी चीजें तो इसमें अच्छे से कवर हो गई है। चलो, तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ।
आगे देखते हैं और क्या कंडीशंस हैं। नेक्स्ट एक सेक्शन है 44ADA, सेम लाइन पे है, जैसा 44AD आपने देखा ना वैसा ADA है। प्रॉब्लम ये थी कि 44AD में अगर आपने ध्यान दिया हो टाइटल में ही है, उन्होंने सिर्फ बिजनेस की बात की है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, प्रोफेशन की बात नहीं की है। तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 44ADA ऐड किया, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने डिमांड की कि सर आपने 44AD में बिजनेस की बात तो कर दी, बट हम तो प्रोफेशनल्स हैं और बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों अलग टर्म्स है, तो प्रोफेशनल्स के लिए भी तो कोई स्कीम होनी चाहिए प्रिजम्पटिव इनकम की, हमारे लिए क्यों नहीं है, सिर्फ बिजनेस वालों के लिए क्यों है, जबकि हम भी पीजीबीपी में ही कवर होते हैं। तो इसको ध्यान में रख के इन्होंने कुछ साल पहले नया सेक्शन ऐड किया 44ADA, इसलिए वो सीरीज भी वैसी है। अब इस सेक्शन में स्कीम सिमिलर है, खाली नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, स्कीम का फॉर्मेट सेम है, खाली नंबर्स चेंज होंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो आपने वहां पे देखा ना कि प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 2 करोड़ रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो 44AD में, या 3 करोड़ तक क्लेम कर सकते हो स्टार मार्क लगा के। यहाँ पे वो नंबर है 50 लाख रुपए। तो भाई जिस प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट्स पूरे साल की 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वो अगर चाहे तो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम यूज कर सकता है। भाई मैं 50 लाख से कम टर्नओवर में आता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं सेक्शन यूज कर सकता हूँ, बट इसमें कंडीशन ये है कि मुझे कुछ मिनिमम इनकम प्रिज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे पीछे वाले केस में 8% हो रही थी। अब यहाँ पे जो मिनिमम इनकम प्रिज्यूम करनी पड़ेगी पता है कितनी है? 50%, टर्नओवर का 50%। अब ये कुछ रेशियो एकदम अलग नहीं हो गया? पीछे तो 8% 6% बोल रहे थे, या सीधा 50%। तो देखो टाइप ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी ये चीज उन्होंने रिलेट की, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि एक जो बिजनेस कर रहा है ना, वो या तो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, तो उसका जो मार्जिन है वो कम होता है। वो अगर गुड्स बना के बेच रहा है तो उसका कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। अगर ट्रेड कर रहा है तो एक हाथ खरीद रहा है दूसरे हाथ बेच रहा है, तो रिटेल मार्जिन उसका नॉमिनल होगा। प्रोफेशनल के केस में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब इन बेसिक एग्जांपल, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं या कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में उसका एग्जांपल लूं। आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका ऑफिस है, आप प्रैक्टिस करते हो, आपने एक ऑफिस सेटअप कर लिया डिसेंट सा, और कुछ स्टाफ को हायर कर रखा है, टीम बना रखी है। अब ये टीम चाहे तो मिलके 20 कंपनी का काम भी संभाल सकती है और 200 कंपनी का काम भी संभाल सकती है। तो जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो एक पॉइंट के बाद तो है ना कांस्टेंट हो जाता है। देखो ऑफिस प्रीमाइस ले ली, किराया फिक्स है, उतना ही किराया देना है। अब इस ऑफिस में बैठ के मैं 200 कंपनी का काम करूँ या 20 कंपनी का, किराया तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो काम जितना बढ़ता जाएगा उतना ना एक्सपेंस रेशियो टर्नओवर के सामने छोटा हो जाएगा, क्योंकि खर्चा फिक्स है, स्टाफ सैलरी फिक्स है, एक्सपेंसेस फिक्स है। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम और मेहनत करें और काम करें तो रेवेन्यू बढ़ाया भी जा सकता है। तो प्रोफेशनल्स का जो रेवेन्यू मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो बिजनेस वालों से ज्यादा होता है। बात समझ आ रही? अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रीमाइसिस का रेंट फिक्स है। अब ये पूरी क्लास भरी हुई है तो भी मुझे उतना ही रेंट देना है, आप 2 लोग बैठे हो तो भी मुझे उतना ही रेंट देना है, ओनर को फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस प्रीमाइसिस से अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो जो कॉस्ट है और जो सामने रेवेन्यू है उसका रेशियो जो है वेरी करता है इन केस ऑफ बिजनेस एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन। बिजनेस में क्या है ना, फिर जितना ज्यादा माल बनाओगे, बेचोगे, प्रोडक्शन करोगे, ट्रेड करोगे, उतना खरीदी में भी तो खर्चा होगा, लेकिन वो चीज प्रोफेशनल में एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए इन्होंने यहाँ पे रेशियो कितना रखा है? 50%। तो अगर मेरा टर्नओवर मान लो पूरे साल का 20 लाख है और मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता हूँ। अब 20 लाख अगर मेरा टर्नओवर है तो मेरी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितनी मान ली जाएगी? 10 लाख, 50% ऑफ माई टर्नओवर। समझ आए? तो ये आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 44ADA। बाकी का फॉर्मेट सिमिलर है। जब आप 44AD या 44ADA में आते हो तो ये मान लिया जाता है कि सेक्शन 30 से लेके 38 के सारे खर्चे आपको क्लेम करने को मिल गए। अजम्पशन 30 से लेके 38 का कोई एक्सपेंस आपको अलग से क्लेम करने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सेक्शन है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का। डायरेक्ट आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ही काउंट हो जाती है, कोई डिडक्शन एक्चुअल में क्लेम करने की जरूरत नहीं। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा, डेप्रिसिएशन का क्या, थोड़ा ध्यान देना है इस पे। 30 से लेके 38 जब मैंने बोला, बीच में सेक्शन 32 भी तो आया। 32 किसकी बात कर रहा था? डेप्रिसिएशन की। तो आपकी बिजनेस में जितनी असेट्स हैं वो राइट ऑफ तो होती है ना, वेयर एंड टेयर तो होता ही है ना मशीन्स का, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोल दिया भाई, प्रिजम्पटिव इनकम में ना एक्चुअल खर्चा नहीं मिलेगा। मान लो कि 30 से लेकर 38 का सारा खर्चा आपको मिल गया, मान लो, एक्चुअल में तो दिया नहीं लेकिन अज्यूम कर लो। बट सर डेप्रिसिएशन का क्या, मेरी मशीनरी जो 20 लाख रुपए की थी वो अगले साल भी क्या 20 लाख पे ही कंटिन्यू करूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं डीम्ड WDV कॉन्सेप्ट, थोड़ा ध्यान से समझो उसको। डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता तो है ही ना, मशीन तो डेप्रिशिएट होती है ना। तो आप 20 लाख की मशीन पे 15% डेप्री लगा के
उसमें से 3 लाख माइनस कर दो, बैलेंस शीट में उसको 17 लाख का बना दो, लेकिन ये 3 लाख रुपए आपको पीएनएल में क्लेम करने को नहीं मिले बिकॉज आप 44AD में गए थे। बात का डिफरेंस समझ आ रहा है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3 लाख का डेप्री पीएनएल में लेके जाते हैं और इनकम के सामने माइनस करते हैं। यहाँ इन्होंने ऐसा बोला कि फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट तो करना ही है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पटिव इनकम में लमसम टैक्स ही ले रहे हैं आपसे, तो एक्चुअल डेप्री का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। लेकिन एक तरफ मशीन तो डेप्रिशिएट होती है, पीएनएल में चलो खर्चा क्लेम करने को नहीं मिलेगा, लेकिन मशीन तो डेप्रिशिएट होगी। आपका फिक्स एसेट का जो अकाउंट है ना, वो तो क्रेडिट होगा, समझ आ रहा है? उसमें से तो वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन पीएनएल में क्लेम करने को नहीं मिलेगा। बस इतना डिफरेंस है। इसको बोलते हैं डीम्ड डब्ल्यूडीवी कॉन्सेप्ट। तो कोई एंटिटी अगर 5 साल से 44AD क्लेम कर रही है सपोज, तो क्या 5 साल में उसकी मशीन की वैल्यू कम ही नहीं होगी? तो ये गलत नहीं हो गया? होनी चाहिए ना कम। तो आप मशीन की वैल्यू राइट ऑफ करते जाओ, लेकिन उसको पीएनएल में क्लेम मत करो, क्योंकि आप 44AD में डीम्ड इनकम में जा रहे हो। वैसा हाँ पार्ट, हाँ बैलेंस शीट में या पीएनएल में वैसे खर्चा दिखाने जाओगे तो ठीक है, बट इनकम टैक्स गिनते टाइम वो आप प्रॉफिट में से माइनस मत करना। वैसा हो गया। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट में वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलेगा। आपने तो अकाउंटिंग में एंट्री की होगी, तो आपने वही किया होगा ना जो अपने नॉर्मली डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। हाँ, पीएनएल में जाते हैं फिक्स एसेट टू डेप्री, एंड पीएनएल वाले में वो जाने ही वाला है, तो वो तो चलो ठीक है आप कर लो। लेकिन जब आप इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो उसमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आपको क्लेम करने को मिलेगा नहीं। देखो एज सच तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप अकाउंटिंग करो ना अपनी जगह, क्या फर्क पड़ रहा है? आप डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है वो ले लो, पीएनएल में डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, फिक्स एसेट में से क्रेडिट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप 44AD में टैक्स गिनते हो तो आप अपना पीएनएल देखते ही नहीं हो। 44AD में टैक्स गिनते कैसे, इनकम कैसे गिनते हैं? टर्नओवर पे, टर्नओवर ही तो देखना है। तो पीएनएल में नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है वो केयर्स, अपने को टर्नओवर से मतलब है। तो टर्नओवर पे सीधा आपने परसेंटेज लगाया, आपकी इनकम फ्रॉम पीजीपीपी आ गई, बात खत्म हो गई। तो अपना डब्ल्यूडीवी वाला पार्ट अलग चलता रहेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन का कोई खर्चा यहाँ पे अलग से क्लेम करने को नहीं मिलेगा। हाँ सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स, हाँ आपका सेल्स अकाउंट। क्योंकि देखो कोई अकाउंट्स मेंटेन करे या ना करे, कस्टमर को बिल तो देता ही होगा, तो सेल का टोटल तो पता होगा पूरे साल का कितना हो रहा है, उसी के ऊपर तो गिनना है यहाँ पे। तो जो आपका सेल्स अकाउंट है बस उतना ही आपको देखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं देखना है। चलो तो 44AD हो गया, 44ADA हो गया। हाँ वो मैं प्रोविजो ऐड कर रहा हूँ 5% वाला। अगर हमारा 3 करोड़ वाले, हाँ हाँ, तो उस पे भी 1% माना जाएगा या 6%? हाँ वो बिजनेस वालों के लिए थी 44AD में। हाँ तो उसमें वही 8% 6% माना जाएगा। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आपका वहाँ पे प्रोविजो ये बोल रहा था कि आपका कलेक्शन जो भी होता है, जैसे आपका टर्नओवर मान लो 2.5 करोड़ है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, आपका टर्नओवर 2.5 करोड़ है, बट 2.5 करोड़ में से 95% पैसा पक्के में आता है, 5% ही आप कैश कलेक्ट करते हो, तो आप 44AD ले सकते हो। हाँ हाँ, तो वो पॉइंट भी यूज होगा ना साथ में, वो भी मर्ज कर देते हैं, होगा सही है। देखो एग्जांपल मैं पूरा ले लेता हूँ तो उसमें दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। टर्नओवर आपका 2.5 CR, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। सो दिस इज विद इन 3 करोड़। इसमें से 96% आपका जो है वो ऑनलाइन पेमेंट आता है। निकाल लो ना एक बार 96% कितना होगा। बाकी का जो 4% है वो कैश। एग्जाम्पल ही बना देते हैं, उसमें क्या है, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये शायद 10 लाख होगा और ये 2 करोड़ 40 लाख होगा, वैसा होगा। ये 10 लाख होगा और ये 2.4 CR होगा। आ गया, चलो रहने दो, ठीक है, पता चला। ये है आपका कैश कलेक्शन और ये है आपका ऑनलाइन या अकाउंट पे चेक वाला कलेक्शन। अब बिकॉज आपका कैश कलेक्शन 5% से कम है तो यू आर एलिजिबल फॉर 44AD। तो आपने बोला एलिजिबल है तो क्लेम करेंगे। अब जब क्लेम करोगे तो आपका जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे आपकी इनकम फ्रॉम पीजीपीपी गिनी जाएगी, तो उसमें वो 8% 6% वाला भी यूज होगा। तो जितना आपने कैश में कलेक्ट किया है ना उस पर 8%, और जितना आपने ऑनलाइन कलेक्ट किया उस पर 6%। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही कैलकुलेट होगा, समझ आए। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिक्स हुए, 3 करोड़ वाली कंडीशन भी यूज हुई, 8% 6% वाली कंडीशन भी यूज हुई। तो जब भी 44AD आएगा तो उसमें ये वाला पॉइंट तो रहेगा ही, जितना भी आप पक्के में कलेक्शन करोगे उस पर 6%, जितना कैश में होगा उस पर 8%। वो तो इन एनी कंडीशन रहेगा, अप टू 2 करोड़ भी रहेगा, अप टू 3 करोड़ भी रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ आ रही है?
चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हुए। 44AD में भी एक पॉइंट है ऐसा ही सिमिलर, जैसे 44AD में उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई 2 करोड़ की लिमिट बढ़ा के हो जाएगी 3 करोड़, यही था। वैसे ही 44ADA में जो 50 लाख की लिमिट है वो बढ़ा के हो जाएगी 75 लाख। 50% बढ़ रही है, वहां पे 50% बढ़ाई, 2 की 3 कर दी थी, यहाँ भी 50% बढ़ाई, 50 की 75 लाख कर दी। सेम कंडीशन कि अगर आपका कलेक्शन जो है 5% तक कैश में हो तो। बोलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपके सामने क्लियर है। बाकी सब कंडीशंस एज इट इज जो 44AD में देखी वही 44ADA में एप्लीकेबल है। बोलो, यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर, ये पॉइंट समझ आया? तो ये प्रिजम्पटिव इनकम वाले कुछ प्रोविजंस हमने देखे। 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA, 4 सेक्शन हमने कवर अप किए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में अपने ऐसा ये सीरीज ही है आगे। 44AE जो है वो भी इसी सीरीज का पार्ट है, लेकिन वो अपने ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। 44AE दैट इज मेनली रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस, गुड्स कैरेज। तो उसमें कैलकुलेशंस है कि कैसे उनकी कमाई कैलकुलेट होगी अगर वो लोग प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में जाना चाहते हैं, तो वो हम उस प्रोविजन में देखेंगे।